ह्यूमस ने अर्थ का ऑलमोस्ट हर हिस्सा डिवाइड कर दिया है, हर कंट्रीज के बॉर्डर हैं, हर ओशन पर कंट्रोल की रेस है। लेकिन अर्थ पर एक पूरा कॉन्टिनेंट ऐसा भी है जो ऑफिशियली किसी का नहीं है, एंटार्क्टिका। दुनिया का कोल्डेस्ट कॉन्टिनेंट, दुनिया का विंडीएस्ट कॉन्टिनेंट और सरप्राइजिंगली दुनिया का लार्जेस्ट डेजर्ट। एक ऐसी जगह जहां टेम्परेचर -89 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया गया है, जहां विंड्स 300 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच सकती है, जहां मंथ तक सूरज नहीं निकलता और जहां किलोमीटर्स तक थिक आइस के नीचे माउंटेन्स, रिवर्स और हिडन लेक्स छुपे हुए हैं, जहां एम्परर पेंगुइन्स और ब्लू व्हेल्स सरवाइव करते हैं, जहां साइंटिस्ट ने मिलियन ऑफ ईयर्स तक पुराने एयर डिस्कवर किए हैं, जहां पॉसिबल एयर, गैस और मिनरल रिजर्व्स मौजूद हो सकते हैं और जहां एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट ने ऐसे अनयूजुअल सिग्नल डिटेक्ट किए हैं जो आज भी डिस्कशन का टॉपिक बने हुए हैं। लेकिन सबसे स्ट्रेंज बात, कई कंट्रीज अंटार्कटिका पर क्लेम करती हैं, पर फिर भी अंटार्कटिका किसी एक कंट्री का नहीं है। तो अंटार्कटिका है क्या? इसे किसने डिस्कवर किया? आइस के नीचे क्या छुपा हुआ है? और क्या फ्यूचर में ये दुनिया का नेक्स्ट जियोपॉलिटिकल बैटल ग्राउंड बन सकता है? आज हम अंटार्कटिका की कंप्लीट हिस्ट्री जानेंगे। सबसे पहले समझते हैं अंटार्कटिका एक्चुअली है क्या। अर्थ के बिल्कुल सदर्न एंड पर एक जायंट कॉन्टिनेंट लोकेटेड है, ये अंटार्कटिका है। एरिया लगभग 14 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है इसका, मतलब यूरोप के ऑलमोस्ट है इसका कॉन्टिनेंट। लेकिन डिफरेंस ये है, यूरोप में हंड्रेड्स ऑफ सिटीज हैं, रोड्स हैं, एयरपोर्ट्स हैं और सिविलाइजेशन है, और अंटार्कटिका ऑलमोस्ट कंप्लीट एम्प्टीनेस। यहाँ कोई परमानेंट सिटीजन नहीं रहता, कोई नेटिव सिविलाइजेशन नहीं मिली यहाँ कभी, कोई एंशिएंट किंगडम नहीं है, कोई इंडिजिनस ट्राइब भी नहीं है, सिर्फ टेम्परेरी साइंटिस्ट हैं, रिसर्च टीम्स हैं एंड सपोर्ट स्टाफ जो कि यहाँ रहते हैं। ये दुनिया का इकलौता कॉन्टिनेंट है जहाँ कोई परमानेंट ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं है और इसका रीजन सिंपल है, सर्वाइवल। अंटार्कटिका अर्थ की हार्शेस्ट प्लेसेस में से एक है, यहाँ सर्वाइव करना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है। इसके 3 मेजर रीजंस हैं। पहला, लोकेशन। अंटार्कटिका साउथ पोल के अराउंड लोकेटेड है, सूरज की रेज यहाँ डायरेक्ट एंगल पर नहीं आती, हीट नेचुरली बहुत कम मिलती है। दूसरा, एल्टीट्यूड। लोग अंटार्कटिका को फ्लैट आइस शीट समझते हैं, लेकिन रियलिटी में अंटार्कटिका दुनिया का हाईएस्ट एवरेज एलिवेशन वाले कॉन्टिनेंट्स में से एक है और हाइट बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर और कम हो जाता है। और फाइनली तीसरा, आइस। व्हाइट आइस सनलाइट का बहुत बड़ा हिस्सा रिफ्लेक्ट कर देती है, इसीलिए अंटार्कटिका हीट ऑब्जर्व ही नहीं कर पाता। एज अ रिजल्ट अर्थ का कोल्डेस्ट कॉन्टिनेंट अंटार्कटिका है। 1983 में वोस्टॉक स्टेशन पर -89.2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ था, जो अर्थ पर नेचुरली रिकॉर्ड हुआ सबसे लोएस्ट टेम्परेचर। अब ये बात सुनकर काफी लोग सरप्राइज होते हैं। अंटार्कटिका टेक्निकली दुनिया का लार्जेस्ट डेजर्ट है। जब हम डेजर्ट बोलते हैं तो सहारा या अरेबियन डेजर्ट याद आता है, लेकिन साइंटिफिक डेफिनेशन कुछ और है। डेजर्ट वो जगह होती है जहाँ बहुत कम प्रेसिपिटेशन होता है और अंटार्कटिका के लार्ज मास में एनुअल स्नोफॉल और रेनफॉल बहुत कम होती है। कई जगह ये सहारा से भी ड्राई कंडीशंस क्रिएट करता है, इसीलिए अंटार्कटिका को अर्थ का लार्जेस्ट डेजर्ट माना जाता है। अंटार्कटिका की एक और यूनिक फीचर है पोलर नाइट। विंटर के दौरान कुछ रीजन्स में महीनों तक सूरज नहीं निकलता। इमेजिन कीजिए, 1-2 दिन नहीं, कई महीने कंप्लीट डार्कनेस। और समर में इसका अपोजिट होता है, सूरज महीनों तक डूबता नहीं है, 24 आवर्स डे लाइट बनी रहती है। ये कंडीशन साइकोलॉजिकली और फिजिकली दोनों तरह से चैलेंजिंग होती है, इसीलिए अंटार्कटिका को स्पेस मिशंस की प्रिपरेशन के लिए भी स्टडी किया जाता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अंटार्कटिका को डिस्कवर करने से पहले लोग उसके एग्जिस्टेंस पर बिलीव करते थे। अराउंड 350 BC ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल ने सजेस्ट किया था कि अर्थ स्फेरिकल है। ग्रीक्स आर्टिक रीजन के बारे में जानते थे और उन्होंने एज्यूम किया कि नॉर्थ में एक फ्रोजन रीजन है जो साउथ में भी उसका अपोजिट होना चाहिए। इसी कॉन्सेप्ट को उन्होंने नाम दिया एंटार्क्टोस, मीनिंग अपोजिट ऑफ द आर्कटिक। यहीं से अंटार्कटिका नाम की शुरुआत हुई। अगले कई सेंचुरीज तक अंटार्कटिका सिर्फ इमेजिनेशन का हिस्सा था। मैप्स पर एक जायंट सदर्न लैंड ड्रॉ की जाती थी, उसका नाम था टेरा ऑस्ट्रेलिस, अननोन सदर्न लैंड। लोग बिलीव करते थे कि साउथ में एक ह्यूज कॉन्टिनेंट एग्जिस्ट करता है, लेकिन कोई श्योर नहीं था, कोई वहां पहुंचा नहीं था, किसी ने उसे देखा तक नहीं था। एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर थे, उनका नाम था जेम्स कुक। वो पहले इंसान थे जो एंटार्कटिक सर्किल क्रॉस कर चुके थे। वो अंटार्कटिका के बहुत क्लोज पहुंच गए थे, लेकिन डेंजरस वेदर और मैसिव आइसबर्ग की वजह से वापस लौटना पड़ गया। कुक ने बाद में लिखा कि शायद कोई इंसान अंटार्कटिका को प्रॉपर्ली एक्सप्लोर नहीं कर पाएगा।
उनके हिसाब से कंडीशंस ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल थी, लेकिन हिस्ट्री ने उन्हें रॉन्ग प्रूव कर दिया। अब अंटार्कटिका सिर्फ मैप्स और थ्योरीज में ही कॉन्टिनेंट नहीं रहा था, रियलिटी भी बन चुका था। और इसी के साथ स्टार्ट हुआ द हीरोइक एज ऑफ एंटार्क्टिक एक्सप्लोरेशन। 1895 के बाद अंटार्कटिका सडनली दुनिया का सबसे फैसिनेटिंग डेस्टिनेशन बन गया, लेकिन टूरिज्म के लिए नहीं, ग्लोरी के लिए, डिस्कवरी के लिए और हिस्ट्री में अपना नाम लिखने के लिए। 1900 से 1922 के बीच का पीरियड आज भी अंटार्कटिक हिस्ट्री में एक स्पेशल नाम से जाना जाता है, द हीरोइक एज ऑफ एंटार्कटिक एक्सप्लोरेशन। इस पीरियड में एक्सप्लोरर्स अंटार्कटिका के अंदर और डीपर जाने लगे। हर एक्सपेडिशन एक गैम्बल थी। उस टाइम में मॉडर्न जीपीएस नहीं था, ना ही कोई सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ना ही कोई एक्यूरेट वेदर फोरकास्टिंग, और कुछ गलत हो जाता तो रेस्क्यू इम्पॉसिबल हो जाता। फिर भी लोग जा रहे थे, बिकॉज अंटार्कटिका दुनिया का लास्ट ग्रेट अननोन फ्रंटियर था। ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे फेमस एक्सप्लोरेशन रेसेस में से एक शुरू होती है। गोल सिंबल था साउथ पोल तक पहुंचना। 2 मेजर टीम्स रेस में थी, एक नॉर्वेजियन एक्सप्लोरर रोनाल्ड अमंडसन की टीम और दूसरी ब्रिटिश एक्सप्लोरर रॉबर्ट फैल्कन स्कॉट की टीम। दोनों अंटार्कटिका के डेंजरस इंटीरियर में एंटर करते हैं, लेकिन उनकी स्ट्रेटेजीज अलग थी। अमंडसन ने डॉग्स और स्कीज का यूज किया, स्कॉट ने मिक्स मेथड्स यूज किए। एक्सट्रीम कोल्ड, ब्लिजर्ड्स, क्रेविसेस और एग्जॉशन के बीच दिसंबर 1911 में अमंडसन साउथ पोल के नजदीक पहुंच गए। वो हिस्ट्री में साउथ पोल तक पहुंचने वाले पहले इंसान बने। कुछ वीक्स बाद स्कॉट की टीम भी साउथ पोल पहुंची, लेकिन उनके सामने नॉर्वेजियन फ्लैग ऑलरेडी लगा हुआ था। रेस खत्म हो चुकी थी, लेकिन ट्रेजेडी अभी भी बाकी थी। रिटर्न जर्नी के दौरान स्कॉट और उसकी पूरी टीम अंटार्कटिका में मर गई। एक्सट्रीम वेदर, फूड शॉर्टेजेस, एग्जॉशन उनकी बॉडीज मंथ्स बाद मिली। और आज भी अंटार्कटिक हिस्ट्री में स्कॉट और अमंडसन की स्टोरी डिटर्मिनेशन और सर्वाइवल की सिंबल मानी जाती है। जब लोग अंटार्कटिका के बारे में सोचते हैं तो उन्हें सिर्फ स्नो और आइस याद आती है, लेकिन अंटार्कटिका कंप्लीटली लाइफलेस नहीं है। एक्चुअली एक फैसिनेटिंग इकोसिस्टम एग्जिस्ट करता है वहाँ, और इस इकोसिस्टम की फाउंडेशन है सदर्न ओशियन, अंटार्कटिका को सराउंड करने वाला ओशियन। अंटार्कटिका के इकोसिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट एनिमल शायद पेंगुइन भी नहीं है, व्हेल भी नहीं है, सील भी नहीं है, बल्कि एक टाइनी क्रिएचर है, क्रिल। क्रिल श्रिम्प जैसा छोटा मरीन एनिमल होता है, लेकिन सदर्न ओशियन में क्रिल की पॉपुलेशन अनइमेजिनेबल स्केल पर एग्जिस्ट करती है, और ऑलमोस्ट पूरा अंटार्कटिक फूड वेब इसी पर डिपेंड करता है। ब्लू व्हेल्स, हम्पबैक व्हेल्स, सील्स, पेंगुइन्स सब इनडायरेक्टली क्रिल पर डिपेंडेंट है। अगर क्रिल डिसअपीयर हो जाए तो पूरा अंटार्कटिक इकोसिस्टम कोलैप्स हो सकता है। अब बात करते हैं एम्परर पेंगुइन की। अंटार्कटिका का सबसे आइकॉनिक एनिमल है एम्परर पेंगुइन। ये दुनिया का लार्जेस्ट पेंगुइन स्पीसीज में से एक है, और शायद अर्थ के टफेस्ट बर्ड्स में से भी एक। अंटार्कटिक विंटर के दौरान जब टेम्परेचर्स -40 या -50 डिग्री तक चले जाते हैं, तब भी एम्परर पेंगुइन्स ब्रीडिंग कंटिन्यू करते रहते हैं। मेल पेंगुइन एग को अपने पैरों पर बैलेंस करता है और वीक्स तक ऑलमोस्ट बिना खाए सर्वाइव करता है, सिर्फ एग को वार्म रखने के लिए। अंटार्कटिका के वाटर्स में दुनिया के कुछ लार्जेस्ट एनिमल्स भी मिलते हैं, लाइक ब्लू व्हेल। एक एडल्ट ब्लू व्हेल 30 मीटर्स तक लंबी हो सकती है, और उसका वेट 150 टन से भी ज्यादा हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम ब्लू व्हेल्स, सदर्न ओशन में हम्पबैक व्हेल्स भी हैं, मिंक व्हेल्स भी हैं, और कई और व्हेल स्पीशीज भी मिलती हैं। समर मंथ्स के दौरान ये एनिमल्स अंटार्कटिका के न्यूट्रिएंट रिच वाटर्स में फीडिंग के लिए आते हैं। अंटार्कटिका में मल्टीपल सील स्पीशीज भी मिलती हैं, वेडल सील, लेपर्ड सील और एलिफेंट सील। इनमें से लेपर्ड सील पर्टिकुलरली फेमस है, क्योंकि ये अंटार्कटिका फूड चेन के टॉप प्रेडेटर्स में से एक है। ये पेंगुइन्स का शिकार करती हैं और काफी अग्रेसिव भी हो सकते हैं। लेकिन अंटार्कटिका की सबसे सरप्राइजिंग लाइफ फॉर्म्स व्हेल या पेंगुइन्स नहीं है, बल्कि माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं। साइंटिस्ट ने अमेरिका में बैक्टीरिया और माइक्रोब्स डिस्कवर किए हैं, जो एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस में सर्वाइव कर सकते हैं। कुछ फिश स्पीसीज के ब्लड में नेचुरल एंटीफ्रीज प्रोटीन होते हैं। ये प्रोटीन ब्लड को फ्रीज होने से बचाते हैं। मतलब अंटार्कटिका हमें ये सिखाता है कि लाइफ अर्थ पर ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कंडीशंस में भी अडॉप्ट कर सकती है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या अंटार्कटिका में ट्रीज होते हैं? आंसर है नहीं। लार्ज फॉरेस्ट अंटार्कटिका में एग्जिस्ट ही नहीं करते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ प्लांट्स नहीं हैं। साइंटिस्ट ने अंटार्कटिका में मॉसेस, लिशंस और एल्गी डिस्कवर किया है।
ये स्मॉल ऑर्गेनिज्म हार्श कंडीशंस में सरवाइव कर लेते हैं और हीरोइक एज के एक्सप्लोरर्स के लिए ये डिस्कवरी काफ़ी सरप्राइजिंग थी, क्योंकि उसे पहले अंटार्कटिका को ऑलमोस्ट कम्प्लीटली लाइफलेस माना जाता था। लॉन्ग टाइम तक लोग अंटार्कटिका के सराउंडिंग वाटर्स को अटलांटिक, पैसिफिक और इंडियन ओशन का एक्सटेंशन मानते थे, लेकिन साइंटिस्ट ने रियलाइज किया कि अंटार्कटिका के अराउंड एक यूनिक ओशनिक सिस्टम एग्जिस्ट करता है और इसे सदर्न ओशन कहा जाता है। ये ओशन अंटार्कटिक सर्कमपोलर करंट के थ्रू पूरे कॉन्टिनेंट में एनसर्कल करता है और यही करंट अंटार्कटिका को बाकी दुनिया से क्लाइमेटिक लेवल पर आइसोलेट करने में मेजर रोल प्ले करता है और इसी वजह से अंटार्कटिका इतना कोल्ड बना रहता है। जितना ज़्यादा साइंटिस्ट अंटार्कटिका को स्टडी करते गए उतना ही क्लियर होता गया कि ये कॉन्टिनेंट सिर्फ आइस का डेजर्ट नहीं है, ये सर्वाइवल का लेबोरेटरी है। यहाँ लाइफ इम्पॉसिबल कंडीशंस में सर्वाइव कर रही है। यहाँ एनिमल्स ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अडेप्टेशंस डेवलप किए हैं और यहाँ का इकोसिस्टम अर्थ के किसी और रीजन से कम्प्लीटली डिफरेंट है। लेकिन अंटार्कटिका की सबसे फैसिनेटिंग डिस्कवरी अभी बाकी थी, क्योंकि साइंटिस्ट को जल्दी ही पता चलने वाला था कि रियल सीक्रेट सरफेस पर नहीं बल्कि आइस के नीचे छुपी हुई है और उन सीक्रेट्स में हिडन है लेक्स, बरीड माउंटेन रेंजेस, एंशिएंट क्लाइमेट रिकॉर्ड्स और कुछ ऐसे मिस्ट्रीज शामिल हैं जिन्होंने मॉडर्न साइंस को भी सरप्राइज कर दिया। जब हम अंटार्कटिका की फोटोज देखते हैं तो हमें एक एंडलेस वाइट कॉन्टिनेंट नजर आता है, चारों तरफ आइस और स्नो, लेकिन रियलिटी में जो अंटार्कटिका हम देखते हैं वो पूरा अंटार्कटिका नहीं है। एक्चुअली रियल अंटार्कटिका का बहुत बड़ा हिस्सा आइस के नीचे छुपा हुआ है और इसी वजह से अंटार्कटिका दुनिया के सबसे मिस्टीरियस कॉन्टिनेंट्स में से एक है। इमेजिन कीजिए अगर पूरा इंडिया 3 या 4 किलोमीटर थिक आइस के नीचे छुप जाए तो हमें उसके नीचे क्या है ये जानने में कितनी डिफिकल्टी होगी। अंटार्कटिका के साथ भी कुछ ऐसा ही है। साइंटिस्ट को डिकेड्स तक पता ही नहीं था कि आइस के नीचे एक्चुअल लैंडस्केप कैसा है। अंटार्कटिका अर्थ की लगभग 90% आइस स्टोर करता है और प्लेनेट के अराउंड 70% फ्रेश वाटर भी इसी आइस में ट्रैप्ड है। अगर अंटार्कटिका की पूरी आइस मेल्ट हो जाए तो ग्लोबल सी लेवल्स रफली 58 मीटर्स तक राइज हो सकते हैं। इसका मतलब होगा दुनिया के कई कोस्टल सिटीज परमानेंटली फ्लड में डूब जाएंगे, जैसे कि मुंबई, कोलकाता, न्यूयॉर्क, लंदन और डजन्स ऑफ मेजर कोस्टल रीजन्स इम्पैक्ट हो सकते हैं। इसीलिए अंटार्कटिका सिर्फ अंटार्कटिका का इशू नहीं है, ये पूरी ह्यूमैनिटी का इशू। 20वीं सेंचुरी के मिडिल तक साइंटिस्ट को लगता था कि अंटार्कटिका एक रिलेटिवली फ्लैट कॉन्टिनेंट है, लेकिन जैसे जैसे रडार टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई एक शॉकिंग रियलिटी सामने आई। आइस के नीचे माउंटेन रेंजेस हैं, डीप वैलीज हैं, एंशिएंट रिवर सिस्टम्स हैं और जायंट लेक्स हैं। मतलब अंटार्कटिका के नीचे एक कंप्लीट हिडन लैंडस्केप एग्जिस्ट करता है, एक ऐसा लैंडस्केप जो मिलियंस ऑफ ईयर से सनलाइट तक नहीं देख पाया। साइंटिस्ट ने अंटार्कटिका के नीचे एक मैसिव माउंटेन रेंज डिस्कवर किया, गैम्बर्ट सेव माउंटेन्स। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये माउंटेन्स एल्प्स के साइज के कंपैरेबल हैं, लेकिन पूरी तरह आइस के नीचे बरीड है। और अगर आज अंटार्कटिका की आइस सडनली डिसअपियर हो जाए तो दुनिया को एक कम्प्लीटली डिफरेंट कॉन्टिनेंट नजर आएगा, जिसमें आपको दिखेंगे माउंटेन्स, वैलीज, रॉक फॉर्मेशंस और लैंडस्केप जो आज तक डायरेक्ट ह्यूमन आई ने नहीं देखी। लेकिन माउंटेन से भी ज़्यादा सरप्राइजिंग डिस्कवरी थी सब ग्लेशियल लेक्स। साइंटिस्ट ने अंटार्कटिका के नीचे हंड्रेड्स ऑफ लेक्स डिस्कवर किए हैं। ये लेक्स थिक आइस शीट के नीचे ट्रैप्ड हैं। कुछ लेक्स हजारों सालों से आइसोलेटेड हैं और कुछ शायद मिलियंस ऑफ ईयर्स से। सबसे फेमस है लेक वोस्टोक। लेक वोस्टोक अंटार्कटिका की सबसे फेमस हिडन लेक है। ये अप्रॉक्सीमेटली 250 किलोमीटर लंबी है और 4 किलोमीटर थिक आइस के नीचे लोकेटेड है। इमेजिन कीजिए एक जायंट लेक पूरे कॉन्टिनेंट के नीचे दबी हुई है, कंप्लीटली आइसोलेटेड, नो सनलाइट, नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड, शायद मिलियंस ऑफ ईयर्स से। साइंटिस्ट के लिए ये डिस्कवरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी, क्योंकि क्वेश्चन ये था अगर ये लेक इतने लंबे टाइम से आइसोलेटेड है तो क्या वहाँ लाइफ एग्जिस्ट करती है। साइंटिस्ट ने लेक वोस्टोक के सैंपल स्टडी किए और कुछ एविडेंस सजेस्ट करता है कि माइक्रोबियल लाइफ वहाँ एग्जिस्ट कर सकती है। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्सट्रीम प्रेशर और एक्सट्रीम कोल्ड में सर्वाइव कर सकते हैं। अगर ये कंफर्म होता है तो इसका सिग्निफिकेंस अंटार्कटिका से बहुत आगे चला जाए, क्योंकि फिर साइंटिस्ट ये पूछ सकते हैं अगर लाइफ अंटार्कटिका के हिडन लेक्स में सर्वाइव कर सकती है तो क्या जुपिटर के मून यूरोपा या सैटर्न के मून एनसेलेडस के हिडन ओशन में भी लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है। इसीलिए अंटार्कटिका को स्टडी करना स्पेस एक्सप्लोरेशन से भी लिंक्ड है। अंटार्कटिका का एक और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर है आइस कोर्स। साइंटिस्ट अंटार्कटिका की
आइस में डीप ड्रिलिंग करते हैं, कभी कभी किलोमीटर्स तक, और फिर आइस सिलेंडर्स एक्सट्रैक्ट करते हैं। इन्हें आइस कोर्स कहा जाता है। ये आइस कोर्स एक्चुअली अर्थ की क्लाइमेट हिस्ट्री प्रिजर्व करते हैं, क्योंकि हर स्नोफॉल लेयर एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड बन जाती है और आइस के अंदर टाइनी एयर बबल्स ट्रैप्ड हो जाते हैं। ये बबल्स एंशिएंट एटमॉस्फेयर को प्रिजर्व करते हैं। जब साइंटिस्ट इन एयर बबल्स को एनालाइज करते हैं तो वो लिटरली थाउजेंड्स और कभी कभी हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स पुरानी हवा स्टडी कर रहे होते हैं। इमेजिन कीजिए, अगर आप जो हवा ब्रीथ कर रहे हैं और एक साइंटिस्ट अंटार्कटिका में वो हवा स्टडी कर रहा है जो आइस एज के दौरान एटमॉस्फेयर में था। ये ऑलमोस्ट टाइम ट्रेवल जैसा ही है, राइट। इसी डेटा की वजह से साइंटिस्ट क्लाइमेट चेंज को बेटर अंडरस्टैंड कर पाते हैं और ये एस्टिमेट कर पाते हैं कि अर्थ का क्लाइमेट पास्ट में कैसा चेंज हुआ था। कई लोग सोचते हैं कि अंटार्कटिका बहुत दूर है तो उसे हमें क्या फर्क पड़ता है। रियलिटी बिल्कुल इसका अपोजिट है। अंटार्कटिका का क्लाइमेट पूरे प्लेनेट को इन्फ्लुएंस करता है। अंटार्कटिका की आइस सनलाइट रिफ्लेक्ट करती है, ओशन करंट्स को अफेक्ट करते हैं, ग्लोबल टेम्परेचर्स पर इम्पैक्ट डालते हैं और सी लेवल्स कंट्रोल करने में मेजर रोल प्ले करते हैं। मतलब अंटार्कटिका में जो होता है उसका इफेक्ट इवेंचुअली पूरी दुनिया पर पड़ता है। अब आते हैं अंटार्कटिका के एक मॉडर्न साइंटिफिक मिस्ट्री पर, एनीटा। इसका फुल फॉर्म है एंटार्क्टिक इम्पल्सिव ट्रांजिएंट एंटीना। ये एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट था जिसमें जायंट बैलून्स अंटार्कटिका के ऊपर फ्लाई किए गए। पर्पस सिंपल था, स्पेस से आने वाले अल्ट्रा हाई एनर्जी पार्टिकल्स डिटेक्ट करना। साइंटिस्ट यूनिवर्स के सबसे एनर्जेटिक पार्टिकल्स को स्टडी करना चाहते थे और अंटार्कटिका इसके लिए परफेक्ट लोकेशन था, क्योंकि यहाँ रेडियो इंटरफेरेंस बहुत कम होता है। एक्सपेरिमेंट के दौरान साइंटिस्ट ने कुछ अनयूजुअल सिग्नल्स डिटेक्ट किए। नॉर्मली कॉस्मिक पार्टिकल स्पेस से अर्थ की तरफ आते हैं, लेकिन कुछ सिग्नल्स ऐसे अपीयर हुए जैसे वो अर्थ के अंदर से ऊपर की तरफ जा रहे हों। ये ऑब्जर्वेशन अनयूजुअल था और नेचुरली साइंटिस्ट ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया। इंपॉर्टेंट बात यह है, साइंस में अनयूजुअल सिग्नल का मतलब मिस्ट्री जरूर होता है, लेकिन इमीडिएटली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंक्लूजन नहीं। रिसर्चर्स ने मल्टीपल एक्सप्लेनेशंस प्रपोज किए, लाइक डेटा इंटरप्रिटेशन इश्यूज, रेयर पार्टिकल इंटरैक्शन, इंस्ट्रूमेंट लिमिटेशंस और नए फिजिक्स मॉडल्स। इंटरनेट पर एनीटा एक्सपेरिमेंट बहुत वायरल हुआ जो 2020 में हुआ था। कई आर्टिकल्स ने क्लेम किया कि अंटार्कटिका में पैरेलल यूनिवर्स का एविडेंस मिला है, लेकिन रियलिटी ये है साइंटिस्ट ने ऐसा कंक्लूजन ऑफिशियली नहीं दिया। एनीटा सिग्नल्स इंटरेस्टिंग जरूर थे, लेकिन उनका एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन आज भी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन का टॉपिक है। ये अंटार्कटिका की मिस्ट्री को इंक्रीज करता है, लेकिन ये पैरेलल यूनिवर्स का प्रूफ फिलहाल तो नहीं है और डॉक्यूमेंट्री में फैक्चुअल रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना ज़्यादा अंटार्कटिका स्टडी किया गया उतना ही क्लियर होता गया कि ये कॉन्टिनेंट सिर्फ आइस का डेजर्ट नहीं है, ये हिडन लेक्स का कॉन्टिनेंट है, एंशिएंट क्लाइमेट रिकॉर्ड्स का कॉन्टिनेंट है, बरीड माउंटेन रेंजेस का कॉन्टिनेंट है और साइंटिफिक डिस्कवरीज का भी कॉन्टिनेंट है। एक और चीज़ अंटार्कटिका में ग्रो कर रही थी, नेशनल इंटरेस्ट, टेरिटोरियल क्लेम्स और जियोपॉलिटिक्स। जैसे जैसे दुनिया अंटार्कटिका को समझने लगी वैसे वैसे कंट्रीज ने भी रियलाइज किया कि ये फ्रोजन कॉन्टिनेंट फ्यूचर में बहुत वैल्यूएबल हो सकता है और यहीं से शुरू होता है अंटार्कटिका की पॉलिटिकल स्टोरी। 20th सेंचुरी की शुरुआती डिकेड्स तक अंटार्कटिका प्राइमरी एक्सप्लोरर्स और साइंटिस्ट का कॉन्टिनेंट था, लेकिन जैसे जैसे मैप्स बेटर होते गए, डिस्कवरीज बढ़ती गई और अंटार्कटिका की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस समझ आने लगी, वैसे वैसे गवर्नमेंट्स का इंटरेस्ट भी बढ़ने लगा। हिस्ट्री का एक पैटर्न है, जहाँ एक्सप्लोरेशन होती है वहाँ ओनरशिप की रेस भी शुरू हो जाती है और अंटार्कटिका भी इसका एक्सेप्शन नहीं था। 1908 में ब्रिटेन ने अंटार्कटिका के कुछ रीजन्स पर क्लेम करना शुरू किया। उसके बाद धीरे धीरे और कंट्रीज भी रेस में आ गई, लाइक फ्रांस, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और चिली, अर्जेंटीना। और कुछ डिकेड्स के अंदर अंटार्कटिका के लार्ज पोर्शंस पर डिफरेंट कंट्रीज क्लेम करने लगी। आज भी अगर अंटार्कटिका का पॉलिटिकल मैप देखें तो आपको मल्टीपल क्लेम्ड सेक्टर्स नजर आएंगे, लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये क्लेम्स यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है और इसी वजह से अंटार्कटिका का पॉलिटिकल स्टेटस यूनिक है। सबसे बड़ा टेरिटोरियल क्लेम है ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया अंटार्कटिका के लगभग 42% एरिया पर क्लेम करता है। ये एरिया ऑस्ट्रेलियन अंटार्कटिक टेरिटरी के नाम से जाना जाता है। फ्रांस, नॉर्वे, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन, चिले और अर्जेंटीना भी अलग अलग सेक्टर्स क्लेम करते हैं, लेकिन यहाँ एक मेजर प्रॉब्लम थी, कुछ क्लेम्स ओवरलैप कर रहे थे, स्पेशली ब्रिटेन, चिले और अर्जेंटीना के क्लेम्स। मतलब एक ही लैंड को 3 कंट्रीज अपना बता रही थी। आप इमेजिन कर सकते हैं फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट का पोटेंशियल कितना बड़ा था। आज के पर्सपेक्टिव से ये क्वेश्चन नेचुरल लगता है, इतनी कोल्ड और आइसोलेटेड जगह को कोई क्यों ओन करना चाहेगा। उस वक्त 2 मेजर रीजन थे। पहला, प्रेस्टीज।
20th सेंचुरी के अर्ली ईयर्स में टेरिटरी ओन करना नेशनल पावर का सिंबल माना जाता था। और दूसरा, फ्यूचर वैल्यू। किसी को एग्जैक्ट पता नहीं था कि अंटार्कटिका के नीचे क्या है, लेकिन पॉसिबिलिटी थी कि फ्यूचर में ये स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट हो सकता है। और हिस्ट्री ने बार बार दिखाया है वैल्यूएबल लैंड को कंट्रीज इग्नोर नहीं करती। 1930s तक अंटार्कटिका ग्रेजुअली एक्सप्लोरर्स के कॉन्टिनेंट से गवर्नमेंट के कॉन्टिनेंट में कन्वर्ट हो गया। साइंटिफिक एक्सपेडिशन कंटिन्यू रही, लेकिन उनके साथ साथ पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी ग्रो हो रहे थे। और फिर यूरोप में एक और मेजर इवेंट हुआ, एडोल्फ हिटलर पावर में आया। 1938 से 1939 तक नाजी जर्मनी ने अंटार्कटिका के लिए एक्सपेडिशन लॉन्च किया। ऑफिशियल ऑब्जेक्टिव था कि साइंटिफिक सर्वे और व्हेलिंग इंटरेस्ट, लेकिन एक्सपेडिशन का पॉलिटिकल एंगल भी था। जर्मन एयरक्राफ्ट ने अंटार्कटिका के कुछ रीजन्स की एरियल फोटोग्राफी की और रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सिंबॉलिक नाजी मार्कर्स भी ड्रॉप किए गए। ये एसेंशियली एक टेरिटोरियल सिग्नल था। मैसेज सिंपल था कि जर्मनी भी अंटार्कटिका पे इंटरेस्ट रखता है। आज इंटरनेट पर नाजी अंटार्कटिका के अराउंड कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज मिलती हैं। हिडन बेसेस, सीक्रेट सिटीज, अंडरग्राउंड सिविलाइजेशंस, लेकिन इन क्लेम्स के सपोर्ट में क्रेडिबल एविडेंस नहीं है। हिस्टोरिकली जो भी डॉक्यूमेंटेड है वो ये है कि जर्मनी ने अंटार्कटिका सर्वे किया और सिंबॉलिक टेरिटोरियल इंटरेस्ट दिखाया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया बदल चुकी थी। अब दो न्यू सुपर पावर्स इमर्ज हो चुके थे, यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन। कोल्ड वॉर शुरू हो चुकी थी और दुनिया के कई रीजन्स जियोपॉलिटिकल कंपटीशन के सेंटर्स बन गए। लोगों को कंसर्न था कहीं अंटार्कटिका भी नेक्स्ट बैटलफील्ड न बन जाए, क्योंकि अब तक मल्टीपल कंट्रीज क्लेम कर चुकी थी, रिसर्च स्टेशन स्टैब्लिश हो रहे थे और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट कंटिन्यूसली बढ़ रहे थे। 1950s तक अंटार्कटिका में परमानेंट रिसर्च स्टेशन स्टैब्लिश करना कॉमन होता था। ऑफिशियली ये साइंस के लिए था, लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉलिटिकल प्रेजेंस भी रिप्रेजेंट करते थे। कुछ रीजन्स में ब्रिटिश, चिलियन और अर्जेंटीनियन स्टेशन इतने क्लोज थे कि ऑब्जर्वर्स को क्लियर लगता था यहाँ सिर्फ साइंस नहीं चल रही। कंट्रीज अपनी विजिबिलिटी मेंटेन करना चाहती थी और इनडायरेक्टली अपने टेरिटोरियल फ्रेम्स को स्ट्रेंथन कर रही थी। रिसर्च स्टेशन एक साइंटिफिक फैसिलिटी भी था और एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट। 1950 में सोवियत यूनियन ने एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट इशू किया। उन्होंने क्लियर किया कि अंटार्कटिका के फ्यूचर पर अगर कोई डिसीजन सोवियत पार्टिसिपेशन के बिना लिया गया तो वो उसे रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। ये कोल्ड वॉर एरा था और अगर अमेरिका और सोवियत यूनियन अंटार्कटिका में डायरेक्टली कम्पीट करने लगते तो सिचुएशन डेंजरस हो सकती थी। दुनिया ऑलरेडी डिवाइडेड थी, किसी को अंटार्कटिका को भी कॉन्फ्लिक्ट जोन नहीं बनाना था। फिर हिस्ट्री में कुछ अनयूजुअल हुआ। कंट्रीज ने अंटार्कटिका के लिए फाइट करने की बजाय कोऑपरेट करने का डिसीजन लिया। 1957-58 में इंटरनेशनल जियोफिजिकल ईयर कंडक्ट हुआ। साइंटिस्ट फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज अंटार्कटिका में मिलकर रिसर्च कर रहे थे। ये कोलैबोरेशन सक्सेसफुल रहा और इसी कोलैबोरेशन ने एक लार्जर आइडिया को जन्म दिया। क्या अंटार्कटिका को परमानेंट पीसफुल जोन बनाया जा सकता है? 1 दिसंबर 1959 वाशिंगटन डीसी 12 कंट्रीज ने अंटार्कटिक ट्रीटी साइन की और ये मॉडर्न अंटार्कटिक हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट बन गया। ट्रीटी के मेन प्रिंसिपल सिंपल थे, अंटार्कटिका पीसफुल पर्पसेस के लिए ही यूज होगा, मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट अलाउड नहीं होगा, न्यूक्लियर टेस्टिंग प्रोहिबिटेड होगी, साइंटिफिक रिसर्च फ्रीली कंटिन्यू होगी, साइंटिफिक इंफॉर्मेशन शेयर की जाएगी और कंट्रीज अंटार्कटिका को कोऑपरेशन के जोन के रूप में मेंटेन करेंगी। ह्यूमन हिस्ट्री में ऐसे एग्जाम्पल्स बहुत कम देखने को मिलते हैं जहां राइवल नेशन वॉलंटरीली एक कॉन्टिनेंट को पीसफुल साइंटिफिक रीजन बनाने पर एग्री करें। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट डिटेल समझना जरूरी है। बहुत लोग सोचते हैं कि अंटार्कटिक ट्रीटी ने टेरिटोरियल क्लेम्स कैंसिल कर दिए, लेकिन रियलिटी थोड़ी डिफरेंट है। ट्रीटी ने क्लेम्स एबॉलिश नहीं किए, उन्हें फ्रीज कर दिया। मतलब ऑस्ट्रेलिया अपना क्लेम मेंटेन करता है, ब्रिटेन अपना क्लेम मेंटेन करता है, चिले और अर्जेंटीना भी, लेकिन ट्रीटी के अंदर कोई कंट्री अपने क्लेम को अग्रेसिवली एनफोर्स नहीं कर सकती और नए क्लेम्स भी इफेक्टिवली रेस्ट्रिक्टेड है। इसीलिए अंटार्कटिका का स्टेटस यूनिक है। क्लेम्स एग्जिस्ट करते हैं लेकिन उन्हें एक्टिव सॉवरेनिटी की तरह ऑपरेट नहीं किया जाता। कई एक्सपर्ट अंटार्कटिक थ्योरी को ह्यूमन हिस्ट्री का मोस्ट सक्सेसफुल इंटरनेशनल एग्रीमेंट में से एक मानते हैं। रीजन सिंपल है, कोल्ड वॉर के दौरान अंटार्कटिका पीसफुल रहा, साइंटिफिक कोऑपरेशन कंटिन्यू रही और कॉन्टिनेंट मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से लार्जली फ्री रहा। ये अचीवमेंट छोटा नहीं था, स्पेशली उस पीरियड में जब अमेरिका और सोवियत यूनियन दुनिया के कई रीजन्स में अपनी इनडायरेक्टली कम्पीट कर रहे थे। 1959 ट्रीटी ने अंटार्कटिका को टेम्परेरीली स्टेबलाइज तो कर दिया, लेकिन एक फंडामेंटल क्वेश्चन अब भी एग्जिस्ट करता है। अगर अंटार्कटिका इतना इंपॉर्टेंट है तो फ्यूचर में क्या होगा? क्या कंट्रीज कोऑपरेशन मेंटेन करेंगी
या रिसोर्सेज इवेंचुअली पॉलिटिक्स को वापस अंटार्कटिका तक ले आए? और इसी क्वेश्चन का आंसर हमें मिलता है अंटार्कटिका के नेक्स्ट चैप्टर में। एक चैप्टर जो ऑयल, गैस, मिनरल्स, इंडिया, चाइना और 2048 के फ्यूचर से जुड़ा हुआ है। जब अंटार्कटिका की जियोपॉलिटिक्स की बात होती है तो लोग जनरली अमेरिका, रशिया, ब्रिटेन या ऑस्ट्रेलिया के बारे में सोचते हैं, लेकिन अंटार्कटिका की स्टोरी में इंडिया का रोल भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और शुरुआत से ही इंडिया का अप्रोच बाकी कंट्री से अलग था। 1970s और अर्ली 1980s में इंडिया अंटार्कटिक ट्रीटी को लेकर स्केप्टिकल था। इंडियन पॉलिसी मेकर्स का मानना था कि अंटार्कटिका पर कुछ पावरफुल कंट्रीज डिसप्रोपोर्शनेट इन्फ्लुएंस हासिल कर रहे थे। इंडिया का आर्गुमेंट सिंपल था, अगर अंटार्कटिका पूरी ह्यूमैनिटी का कॉन्टिनेंट है, उसका फ्यूचर सिर्फ कुछ कंट्रीज कैसे डिसाइड कर सकती है। इंडिया ने ये इशू इंटरनेशनल लेवल पर भी रेज किया। फिर आया 1981। इंडिया ने अपनी फर्स्ट अंटार्कटिक एक्सपेडिशन लॉन्च की। एक्सपेडिशन को लीड किया रिनाउंड मेरीन साइंटिस्ट डॉक्टर सैयद जहूर कासिम ने। इस मिशन के लिए इंडिया ने नॉर्वे का आइस ब्रेकर शिप पोलर सर्किल यूज किया। मिशन सक्सेसफुल रहा और इंडिया ऑफिशियली अंटार्कटिका रिसर्च कम्युनिटी का पार्ट बन गया। उस वक्त इंटरनेशनल मीडिया ने इस एक्सपेडिशन पर काफी इंटरेस्ट दिखाया। एक फेमस हेडलाइन थी, इंडियंस क्वाइटली इन्वेड अंटार्कटिका। ऑब्वियसली ये एक्चुअल इन्वेजन नहीं था, ये साइंटिफिक एक्सपेडिशन था, लेकिन हेडलाइन ने दुनिया का अटेंशन जरूर अट्रैक्ट किया। आज इंडिया अंटार्कटिका में एक्टिव साइंटिफिक प्रेजेंस मेंटेन करता है। इंडिया के मेजर अंटार्कटिक स्टेशंस रहे हैं जैसे कि दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती। दक्षिण गंगोत्री इंडिया का फर्स्ट स्टेशन था। लेटर आइस एक्यूमुलेशन की वजह से उसे ऑपरेशनली रिप्लेस कर दिया गया। उसके बाद मैत्री स्टेशन स्टैब्लिश हुआ और फिर भारतीय स्टेशन। आज भी इंडियन साइंटिस्ट अंटार्कटिका में जियोलॉजी, क्लाइमेटिक साइंस, ग्लेशियोलॉजी और एटमॉस्फेरिक रिसर्च का काम करते हैं। अंटार्कटिका की रिसर्च का एक फैसिनेटिंग रिजल्ट ये भी था कि साइंटिस्ट ने एविडेंस डिस्कवर किया कि अंटार्कटिका और इंडियन सबकॉन्टिनेंट कभी एक ही सबकॉन्टिनेंट का पार्ट थे, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले। अर्थ पर गोंडवाना नाम का सुपर कॉन्टिनेंट एग्जिस्ट करता था। उसमें प्रेजेंट डे इंडिया, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका कनेक्टेड था। बाद में टेक्टोनिक प्लेट्स मूव हुई, इंडिया नॉर्थ की तरफ ड्रिफ्ट करता गया और इवेंचुअली एशिया से कोलाइड हो गया, जिसकी वजह से हिमालयास बने। मतलब अंटार्कटिका और इंडिया का कनेक्शन सिर्फ पॉलिटिकल नहीं, जियोलॉजिकल भी है। अब हम पहुंचते हैं अंटार्कटिका की सबसे कंट्रोवर्शियल डिस्कशन में से एक पर, रिसोर्सेस। आखिर अंटार्कटिका में ऐसा क्या है जो कंट्रीज को अट्रैक्ट करता है? ऑफिशियली कोई लार्ज स्केल माइनिंग नहीं हो रही, लेकिन साइंटिस्ट और जियोलॉजिकल सर्विस डिकेड से एस्टिमेट करते आए कि अंटार्कटिका के नीचे वैल्यूएबल रिसोर्स मौजूद हो सकते हैं, जैसे कि ऑयल, नेचुरल गैस, कोल, आयरन कोर, कॉपर, निकल और रेयर मिनरल्स। एग्जैक्ट क्वांटिटीज अननोन है क्योंकि लार्ज स्केल एक्सप्लोरेशन रेस्ट्रिक्टेड है, लेकिन पॉसिबिलिटी अंटार्कटिका को जियोपॉलिटिकली इंपॉर्टेंट बना देती है। 1990s में कुछ जियोलॉजिकल असेसमेंट ने सजेस्ट किया कि अंटार्कटिका रीजन में सिग्निफिकेंट हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज हो सकते हैं। कुछ एस्टिमेट बिलियंस ऑफ बैरल्स ऑयल इक्विवेलेंट रिसोर्सेज की पॉसिबिलिटी डिस्कस करते रहे, लेकिन एक इंपॉर्टेंट पार्ट समझना जरूरी है, रिसोर्स होना और इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्ट कर पाना दोनों अलग चीजें हैं। अंटार्कटिका अर्थ के सबसे डिफिकल्ट एनवायरनमेंट्स में से एक है। एक्सट्रीम कोल्ड, आइस, डिस्टेंस, लॉजिस्टिक्स, एनवायरमेंटल रिस्क एक्सट्रैक्शन को कम्प्लीटली एक्सपेंसिव बना देते हैं। इसीलिए आज तक कमर्शियल ऑयल प्रोडक्शन अंटार्कटिका में नहीं हुआ। 1991 में अंटार्कटिका के फ्यूचर को प्रोटेक्ट करने के लिए एक और मेजर एग्रीमेंट साइन हुआ, मैड्रिड प्रोटोकॉल। ऑफिशियली प्रोटोकॉल ऑन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन टू द अंटार्कटिक ट्रीटी। इस एग्रीमेंट ने अंटार्कटिका को नेचुरल रिजर्व डिवोटेड टू पीस एंड साइंस डिक्लेयर किया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मिनरल रिसोर्स एक्टिविटीज को बैन कर दिया एक्सेप्ट साइंटिफिक रिसर्च। ये अंटार्कटिका कंजर्वेशन के हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि अगर ये प्रोटेक्शन ना होता तो आज अंटार्कटिका का लैंडस्केप काफी डिफरेंट हो सकता था। अब आते हैं उस क्वेश्चन पर जो अंटार्कटिका डॉक्यूमेंट्रीज में अक्सर मेंशन होता है। इंटरनेट पर कई लोग क्लेम करते हैं कि अंटार्कटिक ट्रीटी 1948 में एक्सपायर हो जाएगी। रियलिटी थोड़ी डिफरेंट है। मैड्रिड प्रोटोकॉल के एनवायरमेंट प्रोविजंस को 2048 के बाद रिव्यू किया जा सकता है। मतलब थियोरेटिकली फ्यूचर डिस्कशन पॉसिबल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ऑटोमेटिकली माइनिंग स्टार्ट हो जाएगी और ट्रीटी खत्म हो जाएगी। लेकिन हाँ, 2048 को अंटार्कटिका के फ्यूचर के लिए एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन माना जाता है, क्योंकि उसके बाद इंटरनेशनल डिस्कशंस और डिबेट इंटेंसिफाई हो सकती है।
21st सेंचुरी में अंटार्कटिका में जिस कंट्री का इन्फ्लुएंस रैपिडली ग्रो हुआ है उनमें चाइना सबसे प्रोमिनेंट एग्जांपल्स में से एक है। चाइना ने मल्टीपल रिसर्च स्टेशन स्टैब्लिश किए हैं, साइंटिफिक एक्टिविटी एक्सपेंड की है और अंटार्कटिका में अपनी लॉन्ग टर्म प्रेजेंस स्ट्रेंथन की है। ऑफिशियली ये साइंटिफिक रिसर्च के लिए है और अंटार्कटिका ट्रीटी के फ्रेमवर्क के अंदर ही है, लेकिन जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट नेचुरली इस डेवलपमेंट को क्लोजली मॉनिटर करते हैं क्योंकि अंटार्कटिका फ्यूचर स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी रख सकता है। एक टाइम था जब अंटार्कटिका सिर्फ एक्सप्लोरर्स और साइंटिस्ट के लिए एक्सेसिबल था, लेकिन आज टूरिज्म भी अंटार्कटिका तक पहुंच चुका है। हर साल थाउजेंड्स ऑफ टूरिस्ट अंटार्कटिका विजिट करते हैं। मोस्टली क्रूज शिप के थ्रू लोग पेंगुइन्स देखने जाते हैं, आइसबर्ग्स देखने जाते हैं और अर्थ के मोस्ट रिमोट कॉन्टिनेंट का एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं। लेकिन टूरिज्म के साथ कंसर्न्स भी आते हैं, वो है पॉल्यूशन, डिस्टर्बेंस टू वाइल्ड लाइफ, एनवायरमेंटल प्रेशर। इसीलिए अंटार्कटिका टूरिज्म हेविली रेगुलेटेड है। अंटार्कटिका के सराउंडिंग सदर्न ओशिया दुनिया के रिचेस्ट मैरीन इकोसिस्टम में से एक है और इसी वजह से फिशिंग प्रेशर भी एग्जिस्ट करता है। पर्टिकुलरली अंटार्कटिक क्रिल, याद है वही टाइनी क्रिएचर जो अंटार्कटिका फूड वेब की फाउंडेशन है। क्रिल का कमर्शियल यूज भी होता है, इसीलिए ओवर फिशिंग का कंसर्न रेगुलरली रेज किया जाता है। अगर क्रिल पॉपुलेशन सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट होती है तो पूरा इकोसिस्टम इफेक्ट हो सकता है। वेल्स, पेंगुइन्स, सील्स सब इनडायरेक्टली इम्पैक्ट होंगे। और अब हम पहुंचते हैं अंटार्कटिका के सबसे इंपॉर्टेंट मॉडर्न इशू पर, क्लाइमेट चेंज। अंटार्कटिका के आइस शीट्स और ग्लेशियर कंटिन्यूसली मॉनिटर किए जा रहे हैं। कुछ रीजन रिलेटिवली स्टेबल हैं, कुछ रीजन्स आइस लॉस एक्सपीरियंस कर रहे हैं। पर्टिकुलरली वेस्ट अंटार्कटिका साइंटिस्ट के लिए कंसर्न का टॉपिक है क्योंकि लार्ज स्केल आइस लॉस फ्यूचर सी लेवल को राइज इन्फ्लुएंस कर सकता है। ये सिर्फ अंटार्कटिका का इशू नहीं है, कोस्टल सिटीज का भी इशू है। ह्यूमंस ने अर्थ का ऑलमोस्ट हर कॉर्नर डिवाइड कर दिया, बॉर्डर्स बना दिए, फ्लैग्स लगा दिए, ओनरशिप डिफाइन कर दी, लेकिन अंटार्कटिका अब भी एक एक्सेप्शन है। एक कॉन्टिनेंट जहां साइंस पॉलिटिक्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा है, एक कॉन्टिनेंट जहां राइवल नेशंस ने कॉपरेशन चूज किया, एक कॉन्टिनेंट जो हमें याद दिलाता है कि हर वैल्यूएबल चीज़ पर ओनरशिप ज़रूरी नहीं होती। लेकिन हिस्ट्री हमें एक और लेसन भी सिखाता है, वैल्यूएबल लैंड रेयरली स्टेज इग्नोर्ड फॉरएवर। और अंटार्कटिका की इम्पोर्टेंस हर साल बढ़ रही है। क्लाइमेट चेंज, रिसोर्सेज, साइंस, जियोपॉलिटिक्स सब इस फ्रोजन कॉन्टिनेंट को और रिलेवेंट बना रहे हैं। तो शायद असली क्वेश्चन ये नहीं है व्हाई डज नोबडी ओन अंटार्कटिका। असली क्वेश्चन ये है, अगर फ्यूचर में अंटार्कटिका और वैल्यूएबल हो गया तो क्या ह्यूमैनिटी कोऑपरेशन को चूज करेगी या फिर अंटार्कटिका भी बाकी दुनिया की तरह कंपटीशन का बैटलफील्ड बन जाए? सिर्फ वक्त ही इसका जवाब देगा। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। आई होप ये आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसे आगे फॉरवर्ड करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए क्योंकि आने वाले जो वीडियो टॉपिक्स हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग हैं और अगर आप इस चीज़ को रिलेट कर पाते हैं तो डेफिनेटली मेरे चैनल से कनेक्ट कीजिए ताकि आपको हर वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और इस वीडियो को अगर आपने आप पूरा देखा है तो डेफिनेटली आप एक नॉलेज सीकिंग इंडिविजुअल हो और आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मुझसे इसी तरीके से कनेक्ट रहिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड कीप एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड। थैंक यू।